A very warm welcome to all of you in BPSC Wala Confidence Booster Series. Today, we're going to take some of the very important topics or very important question answers, which is like already there in the current scenario. And with our perspective of like BPSC exam, these are very important. And those will be in the form of the MCQ, which you guys were wanting in actually. So I'm Rashi Singh. As all you know, I will going to start our today's session with the current affairs in the form of a MCQ. तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिस क्वेश्चन है कि विच विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन, ठीक है 2022। अगर हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो अगर मैं आप लोगों से आंसर यहाँ पे पूछूंगी तो आप लोग का जो आंसर कहेंगे, तो जनरली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो फ्रेंच ओपन में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ई रहेगा। ठीक है, let me change the pen color. यहाँ पे आंसर आपका ई रहेगा। Why is it E? अगर आपसे यहाँ पे देखा जाएगा, आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन मिले गए हैं, ठीक है, विच इज लाइक ऑन द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे राफेल नडाल है, नोवोक जोकोविच है, आपका ईगा स्विएटेक है, नाओमी ओसाका एंड द नन एंड द मोर ऑफ द। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको राफेल नडाल दिख रहा है और ईगा स्विएटेक दिख रहे हैं। तो दीज बोथ फॉर द वन जिन्होंने यहाँ पे मेंस सिंगल्स में आपका यहाँ पे आपका फ्रेंच ओपन दोनों ने ही जीता था, ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करती हूँ इसमें से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बट अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आंसर 1 से 2 मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आपको ई ऑप्शन दिखता है, जिसमें आपका नन ऑफ द अबव हो सकता है और मोर ऑफ द अबव हो सकता है। तो इन दैट केस आपका आंसर इसमें ए करेक्ट होगा, जो मेंस सिंगल में आपका राफेल नडाल ने जीता है। मैं बात करती हूँ बी सी ऑप्शन का, जिसमें आपका ईगा स्विएटेक ने यहाँ पे आपका मेडल जीता है, या फ्रेंच ओपन का खिताब यहाँ पे उन्होंने जीता है। अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच ओपन की अगर आप बात करते हैं तो इट हैज गिवन द नेम ऑन द बेसिस ऑफ रोनाल्ड ग्रॉस, ठीक है, रोनाल्ड ग्रॉस के नाम पे यहाँ पे आपका फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था। अगर मैं नाम लिखती हूँ तो ही वॉज लाइक रोनाल्ड ग्रॉस, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका स्टार्ट हुआ था ये पेरिस से, ठीक है, और आपका फ्रांस एज अ कंट्री। क्लियर? हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट अ मिनट, next question will be the rank of Bihar in ease of doing the business by the Ministry of the Commerce. Clear? सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि रैंक ऑफ बिहार मिनिमम आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या है। मैं बात करूंगी दैट इज लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज करता है, पहली बात। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 26। मैं बात करूंगी कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी एक इस तरीके की इंडेक्स है, एक तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, जो आपकी कंट्रीज होती हैं, स्टेट्स होती हैं, उनको आप रैंकिंग देते हैं। उस रैंकिंग के बेसिस किस बेसिस पे दिया जाता है, वो रैंकिंग आपको सर्टेन मेजरमेंट्स पे दी जाती है, जिसके बेसिस पे आपको ये चीज पता चलती है, जिसके बेसिस पे आपको ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे जो भी रैंकिंग्स आपकी दी गई है, ये स्टेट्स अपने यहाँ पे बिजनेस को कितना प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेट्स अपने यहाँ पे बिजनेस को कितना प्रमोट कर रहे हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे ये रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि जो रैंकिंग आपकी दी गई थी, तो इस रैंकिंग को क्या है, ये आपकी रैंकिंग कब से देना शुरू करी गई थी, जब आपके बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आया था आपका 2019 में, तब से आपकी ये रैंकिंग देना शुरू करा गया था इंडिया के अंदर। मैं बात करती हूँ कि जब ये रैंकिंग दी गई थी तो आपका 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसमें मैं बात करती हूँ कि बिहार की रैंक आपसे पूछी गई तो दैट इज लाइक 26, और टॉप अगर मैं बात करती हूँ किसने किया था तो दैट वाज लाइक आपका कर्नाटका। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं द आंसर इज 26 और आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की यहाँ पे रिपोर्ट में है। फिर बात करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज रिवर एजाई, जो इस समय पे आपके बहुत ज्यादा न्यूज में थी, और क्यों न्यूज में थी, विच इज इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं कहाँ पर है, एमपी में है, बिहार में है, यूपी है, मणिपुर में है। ज्यादातर बच्चे कहेंगे अच्छा बिहार पूछा गया तो शायद जिसको नहीं भी पता होगा, चले ठीक है, बिहार वाले बच्चों को डेफिनेटली पता होगा, बट बिहार से जो बाहर वाले बच्चे होंगे, ठीक है, द पर्सन जो यूपी से हैं शायद,
जिनको नहीं भी पता हो सकता है, तो जरूरी नहीं है हर आंसर, अगर बिहार उसमें ऑप्शन में है तो हर जगह पे आंसर आपको बिहार टच करना है। आपका इसका आंसर अगर मैं बात करती हूँ तो इसका आंसर आपका डी होगा, मणिपुर में है ये इजाय रिवर। एंड मैं बात करती हूँ यहाँ पे ये क्यों इस समय पे न्यूज में थी, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड का आपका टॉलेस्ट, ठीक है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करती हूँ, टॉल की बात हुई तो ऊंचाई की बात होगी, और आप देखेंगे 703 मीटर्स, ठीक है, 703 मीटर का ऊंचा है ब्रिज, ये बनाया जा रहा है। ये डी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि टी राजा कुमार इज अ FATF प्रेसिडेंट, ही इज फ्रॉम द विच कंट्री, ठीक है, दैट वाज आल्सो इन न्यूज रिसेंटली। तो अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर होगा आपका सिंगापुर, डी होगा, ठीक है। अब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो तो हमें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे अगर हम देखें कि FATF क्या है, FATF को अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए, तो दैट इज लाइक आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसका काम क्या होता है, शब्दों से पता चल रहा होगा कि फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन रहेगा, एक्शन टास्क फोर्स कि कहीं पे पैसे का लेन देन अगर किसी तरीके से अनऑर्डर्ड तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए FATF यहाँ पे वर्क करता है। FATF अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी G7 कंट्रीज थे, उनका इनिशिएटिव था, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कब स्टार्ट किया गया था, तो 1989 में ये स्टार्ट किया गया था। मैं बात करती हूँ क्या काम करता है, अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा, प्लस यहाँ पे टेररिज्म फाइनेंसिंग, जैसे आपने सुना होगा, एक समय की बात जब मैं बताती हूँ कि जब आपका इंडिया इस अपना नया नया इंडिया बॉर्न हुआ था, उस समय पे जैसे USA ने आपका टेररिज्म फाइनेंस किया था, जैसे आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, तो दैट इज द सेम थिंग। अगर आप सोच के देखो कि जहां की इकोनॉमी इतना ज्यादा डाउन जा रही है, हाउ दीज पीपल आर गेटिंग फंडेड, और कहां से इनके पास में इतना पैसा आ रहा है इतने सारे वेपन्स खरीदने का, दूसरे लोगों को लूटने का, काटने का, तो वहां पे हम ये बात करते हैं कि इन लोगों को कोई ना कोई जो एजेंसी होती है वो बैक करती है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो बैकिंग करती है, वो चेक करती है कि इस तरीके के टेररिज्म ग्रुप्स जितने भी हैं उनको कोई भी फाइनेंस ना करे, उसके लिए रोका जाता है। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूंगी आपसे या बताती हूं मैं अगर आपको, तो इंडिया यहाँ पे, जस्ट अ मिनट लेट मी लॉग इट, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे, तो इंडिया आपका एक तरीके से, अगर मैं बात करती हूँ 2006 की बात करती हूँ, तो इंडिया 2006 में एज अ ऑब्जर्वर कंट्री इसमें ज्वाइन हुआ था, ठीक है। बट क्या अभी इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है, और इंडिया यहाँ पे क्या है आपका 34th मेंबर ज्वाइन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कब हुआ था, अब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि इंडिया यहाँ पे कब ज्वाइन हुआ था, तो मैं अगर बात करूंगी आपका यहाँ पे बताती हूँ आपको, तो इंडिया आपका ज्वाइन हुआ था आपका 2010 में, ठीक है, 2010 में इंडिया इज लाइक बैक एज अ ज्वाइंट एज अ 34th मेंबर ऑफ अ FATF, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के, भाई ऑब्वियसली हमारा नेबर है और सबसे ज्यादा टेरर फाइनेंसिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो पाकिस्तान के साथ में होती है, इसीलिए इकोनॉमी डाउन जा रही है और टेररिज्म हाई जा रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि तब क्या हुआ, हाँ, तो पाकिस्तान इसमें आपका ग्रे लिस्ट में था। अब ये ग्रे लिस्ट नाम की चीज क्या होती है, तो ग्रे लिस्ट नाम की चीज आपकी ये होती है कि यहाँ ग्रे लिस्ट में ये चीजें देखी जाती हैं यहाँ पे कि वो ऐसी कंट्रीज जो टेररिज्म को फाइनेंस कर रही, जिनको वार्निंग दे दी गई, जिनको बोला गया भैया ऐसा काम मत करो मत करो मत करो, और फिर भी वो नहीं मान रही, दे आर डूइंग, जैसे साउथ सूडान है, इस तरीके की कंट्रीज है, ठीक है। तो जहां पे आप ये बात कर सकते हो, तो दीज कंट्रीज को एज अ ऑब्जर्वर कैटेगरी में रखा जाता है, उनको वार्निंग दे दी गई काम मत करना। फिर अगर कोई कंट्री इस तरीके से काम करती है और फिर भी आगे बढ़ती रहती है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। कब ये जो आपने देखा कि अगर मैं बताया आपको कि 1986 में 1989 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसका इतना ज्यादा तब लोग ये समझते थे कि यूज नाम की कोई चीज नहीं है, ज्यादा नहीं था। बट हाँ, जब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ 1911 की बात आती है, सॉरी 9/11 की बात आती है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कि US में आपको पता होगा कि उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यहाँ पे क्या कराया गया था, अटैक करा दिया गया था, उसके बाद उन्होंने बोला भैया जागो,
ये तो हमको बर्बाद कर देंगे, हम इनको पैसा दे रहे हैं और पैसा देने के बाद ये हम ही को मतलब मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं टाइप हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, इनको कर्व करना शुरू करा था। तो टी राजकुमार राजा कुमार है, ही इज FATF प्रेसिडेंट बने हैं, कौन सी कंट्री से हैं, दैट इज फ्रॉम द सिंगापुर। ठीक, आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं मुस्कुराते हुए, ये है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इंडियाज नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज लाइक जो आपका इंडियाज फर्स्ट फार्म लैंड प्राइस इंडेक्स, ये आपका किसने दिया है, किसने बनाया है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का है, फर्स्ट है फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स है, वर्ड से पता चल रहा है जो फार्मिंग की लैंड्स होती हैं उनकी प्राइसिंग इंडेक्स बनाई गई है। ठीक है, प्राइसिंग इंडेक्स बनाने का मतलब है कि किसकी कितनी वैल्यू है, कौन कितना प्रोडक्टिव है, किस तरीके की रिटेल मैनेजमेंट के काम या फिर रिटेल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, कितना मैनेजमेंट हो पा रहा है, वो सारी चीजों को यहाँ पे डील किया है। अब करा किसने है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये काम किया गया है आपके IIM अहमदाबाद के द्वारा। ठीक है, IIM अहमदाबाद के द्वारा। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसको बनाया किसने है, तो IIM अहमदाबाद ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIMA लिख दिया जाता है उसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, IIM अहमदाबाद ने एस फार्म्स इंडिया के साथ में मिलकर एक लैंड प्राइस इंडेक्स को बनाया है। ठीक है, इंडेक्स को बनाया है और इसी के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज होता है जिसका नाम है ISA LPI। तो आप यहाँ पे देख सकते हो IIMA, S से आपका S फार्म्स इंडिया, L से आपका लैंड प्राइस और इंडेक्स। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ये इसने बनाया है। तो दैट इज द वन। अगर मैं बात करती हूँ कि बेसिकली इसका काम क्या होगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि काम क्या होगा, तो आपको सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्या करेगा, क्वालिटी जज करेगा ये लैंड्स की और उसके बेसिस पे यहाँ पे उसको ये क्या करेगा, एक तरीके से इंडेक्स में उसको मतलब इंडेक्सीफाई करेगा, मतलब उसको एक तरीके से रैंकिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रैंकिंग क्या दी गई है, अभी तक इसको काम किया गया है, हाँ दिया गया है। आपके लगभग 6 स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। अगर मैं बात करती हूँ कि ये 6 स्टेट्स आपके कौन कौन से हैं, तो उसमें आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आप इसमें देखेंगे कर्नाटका, आप इसमें देखेंगे तमिलनाडु, आप इसमें देखेंगे तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, एंड अगर मैं बात करती हूँ द यूपी। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन स्टेट विच इज लाइक देयर which is like assessing on the basis of India's first farmland price index। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद की फोटो, मतलब अब ठीक है देख लो, IIM अहमदाबाद ऐसा दिखता है। ठीक है, पढ़ने जाना कभी। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज लाइक द पुनीत सागर अभियान। अब ये पुनीत सागर अभियान क्या है, पुनीत, पुनीत का मतलब समझो, क्लियर, स्वच्छ। ठीक है, तो जब क्लियर और स्वच्छ की बात हो रही है और सागर की बात हो रही है तो डेफिनेटली कोई सी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और इन्होंने अभियान चलाया है तो मतलब कोई अभियान होगा, इसको क्लीन करेंगे, पुनीत कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, जैसे हम गंगा को स्वच्छ करते हैं। ठीक है, क्लीन गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है, तो सेम इस तरीके से पुनीत सागर अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो दैट इज लाइक द NCC कैडेट्स थे, उनके द्वारा चलाया गया था। अब ये NCC क्या है, NCC आपको पता है नेशनल, ठीक है, कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, इसके अंदर आपकी 3 विंग आती हैं, इसमें टेरिटोरियल आर्मी की विंग आती है, इसमें नेवल विंग आती है और इसमें आपकी एयर विंग भी आती है। ठीक है, एयर विंग भी आती है। तो ये तीनों ही सर्विसेज होती हैं बच्चे आपके स्कूल्स में से 8th क्लास से अब। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक यहाँ पे आपकी 3 कैटेगरी में डिग्री पा सकते हैं, एक तरीके से आप सर्टिफिकेट कह सकते हो, कोर्स होता है जो आपका क्या करता है, बच्चों को ट्रेन करता है किस किस चीजों में, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग में ट्रेन करता है। ठीक है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो एनसीसी में अगर मैं बात करती हूँ, आपका जूनियर विंग होता है, जूनियर विंग में जैसे मेल कैंडिडेट्स भी होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स भी होंगे, वुमेन्स फीमेल कैंडिडेट्स। फिर ये सीनियर विंग में होता है, सीनियर में आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी मेल कैंडिडेट्स होंगे और इसमें भी आपके फीमेल कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, अब करा क्या गया था, इन्होंने अभियान तो चलाया, स्वच्छ भी कर रहे थे, सागरों को भी स्वच्छ कर रहे थे। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि व्हाट दे डिड, यहाँ पे ये लोग बच्चे जो थे, कैडेट्स थे, लगभग 10,000 से भी ज्यादा बच्चे थे, ये जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, लगभग 10 स्टेट्स में ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, 10 स्टेट्स में और लगभग आपके 4 यूटीज में ये अभियान चलाया गया। तो ऑब्वियसली सागर अभियान है तो सागर के किनारे जितनी भी आप लगा लो अपनी कंट्री,
सॉरी स्टेट्स को, आप ये सारे उसमें ये लोगों ने काम किया, उसको स्वच्छ बनाने के, बीचेस को क्लीन करने का काम किया। सागर, अब सागर में तो डूब के जाएंगे नहीं, ठीक है ना, तो बीचेस को बेसिकली क्लीन करने का काम किया। और वहां से इन्होंने बेसिकली क्या काम करा, ये प्लास्टिक वेस्ट को यहां से उठाकर इसका सेफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल करने का कार्यभार आपने संभाला। और यहाँ पे इन्होंने बेसिकली यहाँ से क्या रिमूव करा, बेसिकली जो चीज यहाँ से इन्होंने रिमूव करी वो आपका क्या था, वो आपका था यहाँ से प्लास्टिक। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट कोर के बच्चे हैं यहाँ पे, एंड मैं बात करती हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टू द फिजिकल थिंग कि आप केवल ड्रिल करा रहे हैं, दे यूज टू मतलब टीच यू एवरीथिंग मेंटली, साइकोलॉजिकली, और आपको आपका ग्रोथ करवाते हैं ये पूरी तरीके से। ठीक है, ग्रोथ करवाते हैं पूरी तरीके से, हर तरीके से, एवरी प्लेटफॉर्म पे। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, स्नेक आइलैंड्स एंड लोकेटेड इन। अब स्नेक आइलैंड की बात हो रही है, कहाँ पे लोकेट करता है, तो स्नेक आइलैंड तो ऑब्वियसली चलो अब इसकी शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, स्नेक का आइलैंड मतलब स्नेक ही आइलैंड है जहां पे सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट स्नेक पाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज देयर इनटू द ब्लैक सी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कहां पर है, ब्लैक सी में है। कहां पर है ब्लैक सी, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में पाई गई है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में पाई गई है, जहां पे आपके वर्ल्ड के डेडलिएस्ट स्नेक पाए जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस आइलैंड के ऊपर आपके सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट स्नेक पाए जाते हैं। इसमें इसमें आपने मांबा का नाम सुना होगा। ठीक है, मांबा स्नेक बोला जाता है। तो ये मांबा स्नेक आपका क्या करता है, दैट इज अ वन की सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं कि जब ये स्टैंड करता है ना, तो जैसे आपका कोबरा बिल्कुल स्टैंड हो जाता है, ये अपनी बिल्कुल टेल पे स्टैंड करके ही कैन लाइक टच ऑन योर 6 फीट से भी ऊपर अगर कोई बंदा तो उसको डायरेक्टली माथे पे जय माता दी कर सकता है। ठीक है, तो उस समय पे डेडलिएस्ट क्यों बोला गया है कि विद इन द सेकेंड्स, ठीक है, कहते हैं कि विद इन द सेकेंड्स इसका जो आपका पॉइजन होता है वो आपको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। हार्ट रेट बढ़ा देगा, आपका ब्लड कॉक्यूलेट होना शुरू कर जाएगा, कॉगुलेट मतलब जमना शुरू हो जाएगा, एंड विद इन द सेकेंड्स आपकी ब्रीदिंग पावर खत्म हो जाएगी एंड यू विल डाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, बुक गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह एडिटेड बाय। तो मैं आपको फिर से बोलूंगी, शब्द को पढ़िएगा कि यहाँ पे लिखा है एडिटेड बाय या फिर रिटन बाय। ठीक है, एडिटेड बाय या फिर रिटन बाय। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि रिटन बाय है या एडिटेड बाय है। आंसर देखिए आपका यहाँ पे क्या है, आपका बुक में भी लिखा गया है कि द गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, सिलेक्ट रीडिंग्स, सिलेक्ट रीडिंग का भी मतलब है, एवं नहीं लिख दिया है यहाँ पे। सिलेक्ट रीडिंग का मतलब है कि दीज आर द सर्टेन पोर्शन दे हैव टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल बुक, उसके परसेप्ट्स को यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, एडिटेड किसने किया है, आपका सुरंजन दास जी ने किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई एडिट किया तो लिखा भी तो होगा ना किसी ने। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं सुरंजन दास जी की, तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं बात करती हूँ अब चंपारण के बारे में। ठीक है, और मैं बात करूंगी कि इनकी कहाँ पे कौन है ये, तो आप बात करेंगे इनके बारे में। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जादवपुर। ठीक है, यूनिवर्सिटी के ये क्या है, वीसी है, वाइस चांसलर है। इन्होंने इसको क्या किया है, एडिट किया है। किस चीज को एडिट किया है, आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह था आपका फर्स्ट सत्याग्रह था बाय गांधी जी। ठीक है, और यहां से करने के बाद ही गांधी जी बोलते हैं कि भाई अब हम करेंगे मास सत्याग्रह और सब जगह पे सत्याग्रह करेंगे, सो दैट वी कैन लाइक ब्रिटिशर्स को खत्म कर सके एक तरीके से अपनी बातें मंगवाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो आपको पहली चीज पता होना चाहिए 1917 में ये हुआ था, पहली बात पता ही होगा ऑब्वियसली, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। एंड दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको रिटन किसने किया है। अगर एडिटेड पूछा गया है तो एडिटेड भी हो सकता है कि वो एडिटेड ना पूछे तो आपसे रिटन भी पूछा जा सकता है। तो आप बोलेंगे इनको कि दीना नाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी हैं जिन्होंने इसको लिखा था। कब लिखा था इन्होंने, 10th अप्रैल। ठीक है, 2017 में इन्होंने क्या करा था, लिखा था। अभी 2017 में ही क्यों करा था इन्होंने, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन आपका क्या हुआ था, 100th एनिवर्सरी थी आपकी किस चीज की, चंपारण सत्याग्रह की, 2017 में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की। द इंडिया इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड फ्रॉम 10.75% टू
पहले 10.75 की आपको अगर मैं बात करूं इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, किस चीज पे? गोल्ड पे। अब गोल्ड क्या है? गोल्ड अब ऐसा तो आता नहीं कि मैंने ज्वेलरी बनाई और लो बेच दो, तो गोल्ड की ज्वेलरीज मोस्टली यहाँ से इंपोर्ट नहीं की जाती हैं, फर्निश नहीं आते हैं, मोस्टली द पीपल परचेज द गोल्ड बार, ईंटें आप कह सकते हो, गोल्ड आप बिस्किट्स कह सकते हो, इस तरीके की चीजें खरीदी जाती हैं। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि पहली बात की अगर बात करी जाती है यहाँ पे कि 2021 की बात कही जाती है कि 2021 में इंडिया को ये बोला जाता है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया था अपने 10 सालों के अंदर का रिकॉर्ड तोड़ा था। 2020 में लोग मर रहे थे और इंडिया के गले थे गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्यों? रीजन क्या था? अब गोल्ड, अभी सिंपल सी चीज है, लॉकडाउन हो गया, लेडीज क्या करेंगी घर बैठ के? तुमको काम सारे छीन लिए, पति भी घर में रह रहे, तो आधे लोगों को तो घर में काम करवाया जा रहा है, लेडीज आर फ्री। वो मैं मजाक कर रही हूँ, इसको सीरियसली मत लेना, बट क्या होता है कि विंडो शॉपिंग का आदत हो जाता है लोगों का, एंड देन स्टार्टेड परचेजिंग। भाई परचेजिंग पार्ट तो किसी की अब सभी की बड़ी हुई है, कम तो नहीं है। तो व्हाट द पीपल यूज टू डू, यहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, बाकी सारी चीजें चल रही होती हैं, उसके बाद जैसे खुलता है उन्हें भैया भैया गोल्ड चाहिए, शादियां दबा के हुई बुरी तरीके से। तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को यहाँ पे उन्होंने देखा कि दिस इज लग्जरी आइटम एंड द पीपल आर परचेजिंग लाइक अ हेल। अब प्रॉब्लम क्यों है? अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा होता तो शायद यहाँ पे गवर्नमेंट इतना ज्यादा आपका ड्यूटी इसको नहीं बढ़ाती, ठीक है, इतना ज्यादा टैक्स वो नहीं करते, कि इम्पोर्ट ड्यूटी इन्होंने बढ़ा दी है। रीजन सिंपल सी चीज है, किसी चीज को अगर मैं बाहर से परचेज कर रही हूँ, एक आपने बिस्किट सोच लिया, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने अमेरिका से लिया और यहाँ मैं हूँ इंडिया में, मैंने कहा भैया मेरे को दे देना, तो बोलते अच्छा मुझे दे तो दूंगा मैं तुमको, लेकिन तुमको मेरी करेंसी में पे करना पड़ेगा। ठीक है, कर देंगे तुम्हारी करेंसी में पे। तो यहाँ से इंडियन रुपया बाहर जा रहा है हद करके, ठीक है, बहुत ज्यादा हद करके। तो इस वजह से इस चीज को कर्व करने के लिए, टू स्टॉप द इम्पोर्ट, स्टॉप नहीं कहोगे, टू मेंटेन कह सकते हो, बैलेंस करने के लिए, तो दे हैव पुट द इम्पोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया 10.7% से, आपका कितना कर दिया गया है? आपका 15% कर दिया गया है। तो आंसर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि जो आपका ये इम्पोर्ट ड्यूटी है, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसमें आपका एक चीज और भी बोली गई है कि अगर आप कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट को मंगाते हो, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका रहेगा, ठीक है, अगर आप वो करते हो, सेल आउट करते हो, तो 15% का तो रहेगा, 33% का आपका इसके साथ में और ऐड भी हो जाएगा फॉर रिफाइंड गोल्ड। अगर आप ये तो बार मंगा रहे थे तब था उसके ऊपर कितना? 15%। लेकिन अगर आप रिफाइंड मंगाते हो कि आपने कहा भैया लाओ हार बना के दे दो, अंगूठियां बना के दे दो, तब आपने कितना पे करना होगा? 3% एक्स्ट्रा जीएसटी भी पे करना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उस केस में आपका यहाँ पे 18% का लगभग आपका ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ऐसे करके बार जाते हैं गोल्ड के, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच।